हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम हमारे इस सेशन के अंदर शुरुआत करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। देखिए, यूँ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही लेंथी टॉपिक है। हर एक एज पे 2 या 3 लेक्चर रहते हैं, लेकिन अपना जो एग्जाम है वो है एमसीक्यू बेस्ड। तो इसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर पूछे जाते हैं कि एज 3 जो है वो किससे रिलेटेड है, इंड एज किससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें एएस की, तो जूनियर अकाउंटेंट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर जो वो याद होने चाहिए। और जो तैयारी कर रहे हैं एओ की, उन्हें एएस और इंडेस दोनों के नंबर जो वो याद होने चाहिए। इसके अलावा बाकी जो कुछ याद करने वाली चीज़ें वो भी इसके अंदर आपको पता करनी है। तो इस सेशन के अंदर समझने के लिए कम है और याद करने के लिए आपके पास ज़्यादा आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे जिसके अंदर याद करने के लिए ज़्यादा आएगा, लाइक एक ये हो गया, एक रेशियो एनालिसिस हो गया। अब रेशियो के अंदर जो है वो अल्टीमेटली मुझे बताने के बाद भी आपको क्या करने होंगे, करने होंगे। ऐसे के नंबर हो गए, एस के नंबर हो गए और रेशियो के फॉर्मूले हो गए। ये तो आपको याद करके ही जाना है। देखिए, जो एग्जाम क्लियर करेगा उसके मान लो 130 आ रहे हैं, तो जो एग्जाम नहीं क्लियर कर रहा है वो भी 125 120 पे तो है ही। तो अल्टीमेटली ये 5-10 नंबर का जो गैप रहता है वो ऐसी चीज़ों में ही रहता है जो रटने लायक चीज़ें और वो नहीं रटी जाती। अगर उनको रट लोगे तो ये आपको अल्टीमेटली 5-10 नंबर जो है वो बढ़ा देंगे। क्लियर है? तो इनको आपको याद करना, अच्छे से याद करना है। शुरुआत करें हम, तो इसके अंदर देखिए बात करेंगे हम सबसे पहले तो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील करते हैं। फिर हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन कि ये बनता कैसे। फिर हम बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में, बेनिफिट के बारे में और लिमिटेशन के बारे में। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके साथ डील करता है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, मैं समझाऊंगा आपको ये सारा। फिर आता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। और फिर आता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सर क्या है, समझाइए किस तरीके से। देखो, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा ट्रांजेक्शन या कौन सा इवेंट कब लिखा जाएगा। समझिएगा, जैसे AS9 जो वो कहता है कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की, रेवेन्यू अगर रिकॉग्नाइज करना है आपकी बुक के अंदर तो आपके लिए ये कंडीशन है। AS2 कहता है कि इन्वेंट्री अगर आप अपनी बुक के अंदर लिखते हो तो आपको ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तभी लिखना है। AS10 जो वो कहता है फिक्स एसेट, अगर आप देखिए इनको अगर पढ़ोगे तो जैसे AS10 में फिक्स एसेट जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उन्होंने उसकी डेफिनेशन एक अलग दी है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ये डेफिनेशन है कि भाई उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, बायोलॉजिकल एसेट वगैरह, उनके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल के अंदर डेफिनेशन दी। उसके बाद में अलग से लिखा है कि रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। असेट है, लेकिन असेट होने के साथ जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर लिखा जाए। बुक के अंदर कब लिखा जाएगा उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया दे रखा है, कॉस्ट मेजरेबल वगैरह। इसी वजह से गुडविल आपकी एसेट तो है, इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता। कॉस्ट मेजरेबल जो सेल्फ मेड गुडविल होती है वो एसेट है क्या? हाँ जी, एसेट है। एसेट की डेफिनेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन देखोगे, AS26 जो इंटेंजिबल एसेट के बारे में बात करता है, तो उसने इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन अलग दी है कि ये चीज़ें अगर है, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसकी आइडेंटिटी है, जैसे सेपरेट किया जा सकता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, तो उस केस के अंदर हम उसे इंटेंजिबल एसेट मानेंगे। लेकिन इंटेंजिबल एसेट इसका मतलब ये नहीं कि बुक के अंदर आएगी ही आएगी। बुक के अंदर कब आएगी? बुक के अंदर तब आएगी जब वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया जो वो सेटिस्फाई करता है, जिसके अंदर एक लिख रखा है कि कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए। तो गुडविल जो कि इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन वो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से वो बुक के अंदर नहीं लिखा जाता। तो ये किसके बारे में डील करता है? सबसे पहला तो वो कह रहा है रिकॉग्नाइजेशन कि कब लिखा जाएगा, इसके बारे में। सेकंड वो कहता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। मेजरमेंट का मतलब समझिए, जैसे AS2 जो है वो कहता है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एट द एंड होगा उसकी कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर के ऊपर उसका वैल्यूएशन होगा। तो ये क्या है? उसका माप, मेजरमेंट। समझ पा रहे हो? या फिर उसके अंदर ये ऐड होंगे, इसके बाद के ऐड नहीं होंगे खर्चे। तो वो किससे रिलेटेड है? मेजरमेंट से रिलेटेड है। AS13 हो गया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट इन्वेस्टमेंट इस तरीके से वैल्यू होंगे, नॉन करंट इस तरीके से होंगे। AS10 जो वो जैसे उसने कह दिया कि भाई असेट के अंदर ये वैल्यू ऐड होगी, ये वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो वो मेजरमेंट से रिलेटेड। फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन कि उनको किस तरीके से शो किया जाएगा। समझिएगा, जैसे इसके अंदर ये जो है वो भी बात करता है और शेड्यूल 3 है वो भी बात करता है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, दोनों बात करते हैं। ये शेड्यूल 3
जैसे करंट एसेट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई करंट एसेट को इस तरीके से शो करोगे, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, वर्टिकल होगा, पहले हॉरिजॉन्टल होता था, तो उसके बारे में भी एस जो वो बात करेंगे। और उसके बाद में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अगर आप कोई भी एस पढ़ोगे तो उसके अंदर सबसे लास्ट के अंदर लिखा होगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे एस 10 के अंदर उन्होंने कहा कि पूरा बताया उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि एसेट के आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें शो करनी है कि एसेट कितने में खरीदा, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, उस पर इम्पेयरमेंट हुआ तो कितना हुआ, उसका रिवैल्यूएशन किया तो कितने का रिवैल्यूएशन किया, वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल जो आपको शो करनी। ये सारे देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इनका मेन पर्पज क्या है समझिएगा। ऑब्जेक्टिव जब देखेंगे तो वो क्या होता है कि भाई जैसे मैं अकाउंटिंग अलग तरीके से कर रहा हूँ, आप अकाउंटिंग अलग तरीके से कर रहे हो। अब एक आदमी है जो जैसे उसका नाम है राम, वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो उसको क्या करना होगा। अब वो मेरे शकल से तो पता नहीं कर सकता ना कि ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इनकी कंपनी, तो वो क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। समझ पा रहे बात। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, अल्टीमेटली अकाउंटिंग है भाई। अकाउंटिंग का नेट जो निष्कर्ष है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो इस वजह से जरूरी हो जाता है कि आपकी अकाउंटिंग और मेरी अकाउंटिंग जो वो सेम हो, सही उसी तरीके से की हो, ताकि हमारे जो स्टेटमेंट है उनको वो देख के क्या कर सके, कंपेयर कर सके। हमारे जो स्टेटमेंट है उनको वो देख के क्या कर सके, कंपेयर कर सकते हैं। हाँ सर सही बात है। तो उस वजह से क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वो तैयार किए जाते हैं, और उसके अंदर मोस्ट जो एरिया है वो क्या कर लिए जाते हैं, कवर कर लिए जाते हैं। भाई इस ट्रांजेक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, इसका माप ऐसे लिया जाएगा, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, इससे रिलेटेड यही है इन्फॉर्मेशन जो वो इन्वेस्टर के पास जानी चाहिए, स्टेक होल्डर के पास जानी चाहिए, जो जो उस कंपनी में इंटरेस्टेड है उनके पास जानी चाहिए। इसलिए ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी होगी। तो ये सारा उन्होंने क्या किया, इस तरीके से इस जो बना दिया। समझ पा रहे बात। धीरे धीरे इस वाले में इसमें अपन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा इसमें क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि ये किस किस तरीके से हम बात करते हैं कि एस जो वो कैसे बनते हैं। एस जो वो कैसे बनते हैं, देखिए इसके अंदर आप पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन उसके बाद में आपको याद जरूर से ही करना होगा, 100% याद करना होगा। ये सारी चीज़ें कम ही चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको याद करनी होगी, क्योंकि इससे पर्टिकुलर सीधा सीधा क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा, तो ये आपको ऐसा याद रखना। देखिए फॉर्मुलेशन जो है वो क्या है, बिल्कुल आसान सा है कि भाई जैसे किस टॉपिक पे एस बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आज के टाइम के अंदर मान लीजिए अभी तक सेब या यूँ समझिए एग्रीकल्चर पे मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर की अकाउंटिंग जो है वो उसके बारे में अभी तक कुछ भी एस जो वो नहीं बन रखा है। अब जो गाय भैंसे रख रखी है उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए या नहीं लगाए, इसके बारे में मान लीजिए अभी तक कोई भी अकाउंटिंग की तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो उस वजह से हर किसान जो अपने हिसाब से हिसाब किताब कर रहा है। अब धीरे धीरे मान लीजिए एग्रीकल्चर जो वो एक एक जो डेवलप सेक्टर है वो बनता जा रहा है, और उस केस के अंदर मान लीजिए डेवलप सेक्टर बनता जा रहा है, उस केस के अंदर क्या होगा, अब इनके अंदर भी हो सकता है कि कल को इन्वेस्टमेंट वगैरह की जरूरत हो, तो इनकी भी अकाउंटिंग जो वो क्या हो, सही तरीके से अकाउंटिंग की जाए। अब हर कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा, तो कोई इन्वेस्टर जो है वो इस कंपनी में कोई एग्रीकल्चर फर्म में अगर लगाना चाहेगा पैसा, तो वो नहीं लगा पाएगा, उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कंपनी कितना मुनाफा वगैरह कमा रही। तो सबसे पहले तो उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई ये एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एएस जो वो बनाना होगा। फिर क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। फिर क्या करेंगे, स्टडी ग्रुप बनाएंगे, मतलब कुछ जो पर्टिकुलर इससे रिलेटेड और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड जो लोग हैं वो उनका एक कमेटी बना दें कि भाई 3 लोग जो है वो ऐसे जो किसानों के बारे में और इन सब के बारे में अच्छे से जानते हैं, जो किसानों के बारे में और इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, उनको रखा। और 2-3 लोग जो अकाउंटिंग के बारे में अच्छे से जानते हैं उनको रखा, और उनको रख के एक कमेटी बनाई और उनको क्या कहा कि आप पूरा इसको स्टडी करो। उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने एग्रीकल्चर वालों ने बताया कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर ये चीज़ें होती है, इस तरीके से आते हैं, गाय वगैरह पैसे इतना रहता है, फिर उसके बाद में ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं और फिर ये इस तरीके से सेल होता है। फिर अकाउंटिंग वाले उन्होंने उनको क्या किया, पूरा प्रोसेस वगैरह समझा। फिर क्या किया, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड
सर्कुलेशन। फिर उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे कि भाई इस तरीके का ये जो वो होना चाहिए। फिर असर्टेनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट। अगर आप सीए मेंबर है तो उस केस के अंदर आपको पता होगा कि आपकी जीमेल पे क्या करती है, सीए इंस्टीट्यूट जो कंटिन्यूअसली एक मेल भेजती रहती है थोड़े टाइम के बाद के अंदर कि हम इस एरिया के ऊपर क्या कर रहे हैं, एस बना रहे हैं, ये हमारा ड्राफ्ट है, आपका इसके ऊपर क्या राय है, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। वो अपना ओपिनियन जो भी है, कमेंट जो भी है, मार्क्स जो भी है, वो आप अपना लिख के भेजें। तो वो क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा उन्होंने बनाया कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब वो तो 5-6 लोगों का ग्रुप ने बनाया, अब सारे इंस्टीट्यूट के सारे मेंबर को भेजा गया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, और किसी के दिमाग के अंदर और कुछ आइडिया आया तो वो भी क्या किया, उसने रखा कि भाई इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जाए तो ये ज़्यादा अकाउंटिंग जो बेहतर तरीके से होगी। फिर उनके व्यू लिए गए। अब उनके व्यू लेने के बाद में फाइनल जो है वो एक्सपोजर ड्राफ्ट होगा, और उसके बाद में उसके ऊपर कमेंट रिसीव किए जाएंगे। फिर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन अगर और ज़रूरत हुई तो उसको करेंगे, और फिर कर देंगे इश्यू ऑफ आईएएस, इश्यू ऑफ एएस। मतलब वो आए, उनके कमेंट आए, उनके बाद में उन्होंने उसको चेक किया, उसके बाद वापस उसके अंदर जो भी था वो करके वापस फाइनल एक्सपोजर तैयार किया, फिर वापस भेजा, फिर उनसे और कमेंट लिए, मॉडिफिकेशन जो भी जरूरत था वो करके उन्होंने इश्यू कर दिया। करता कौन है, देखो आईसीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो 1977 के अंदर उन्होंने क्या किया था, ये एक बोर्ड बनाया था जो इससे रिलेटेड जो है वो देखता है। पहले आईसीआई जो थी वो सोल मतलब रेस्पॉन्सिबल थी, वो अकेले ही में रेस्पॉन्सिबल थी एएस वगैरह बनाने के लिए। लेकिन आज के टाइम के अंदर उसके साथ आईसीआई जो है वो सी इंस्टीट्यूट जो वो बनाती है, उसके बाद में वो अपने जो उन्होंने एस बनाया वो एनएफआर है, एक अलग से बॉडी बना रखी है, उसको देते हैं, वहाँ पर वो कंसल्ट करते हैं। फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट एमसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास जाती है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिर उसको क्या करती है, अप्रूव करती है। समझ पा रहे हैं बात। तो ये इस तरीके से भाई गवर्नमेंट भी चाहती थी कि भाई सीधा सिर्फ सी इंस्टीट्यूट जो अकेला इस तरीके से ना करे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अलग से बॉडी और बनाई एनएफआर है। सी इंस्टीट्यूट बहुत सारे कारण रहे थे जिस वजह से ये जो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई, और सिर्फ अकेले जो सी इंस्टीट्यूट के पास पावर थे उसको कम किया गया। क्या सर इससे सी इंस्टीट्यूट की पावर कम हुई है क्या, जरूर बाकायदा कम हुई है। कुछ कारण उन सी इंस्टीट्यूट की भी कुछ गलतियां रही जिन वजह से ये सारी चीजें तो है, अभी के लिए जो है वो हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया 1977 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया। इंट्रोडक्शन देखिए, डील्स विद इश्यू ऑफ, ये अपन बात कर चुके हैं, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किसका, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का, किस तरीके से हो, इन ए मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। मतलब सर देखिए, ये कहता है कि एस जो है वो किस वजह से बनाई गई कि ट्रांजैक्शन और इवेंट को इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए जिससे उसका क्या हो, कुछ मीनिंगफुल मतलब कुछ उससे महत्वपूर्ण, कुछ उससे समझदारी भरा और अंडरस्टैंडेबल समझ सके, इसके लायक जो इंफॉर्मेशन जो जा सके, प्रेजेंट हो सके, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये सेक्शन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए सेक्शन 128 से लेके 138, ये सेक्शन तो आपको बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए। ये जो है ये तो बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। वैसे यूं देखें तो अल्टीमेटली तो आपके जो वो सेक्शन 123 से जो वो शुरू हो जाते हैं, 123 से लेके 148 तक कंपनीज एक्ट के सेक्शन है, वो तो आपको अच्छे से कंठस्थ होने ही चाहिए, वो जरूरी रहते हैं। चाहे सिर्फ अकाउंट्स लिखा है ना तो भी वो जरूरी है, सिर्फ ऑडिट लिखा है तो भी जरूरी है। ये इतने सेक्शन तो आपको कंटिन्यूसली बाय नेम जो वो याद होने चाहिए। सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना थोड़ी याद होता है। तो भाई सारे पास भी तो नहीं होंगे ना, जो पास होंगे उनके लिए, जिनको करना है उनके लिए तो करना ही पड़ेगा उनको यार। देखिए एक्सक्यूज बनाओ आप, चाहे जैसी मर्जी, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये नुकसान सिर्फ आपको करेगा और किसी को नहीं करना है। हमने कहा कि ये जो उसके नंबर याद करने, किसी ने कहा सर इतने को याद होते हैं क्या, इतने को याद करूंगा क्या, मैं पागल हूँ क्या, इतना थोड़ी याद करूँ। मत करो भाई, जो करेगा उसका काम बैठ जाएगा और जो नहीं करेगा उसका काम नहीं बैठेगा। समझ पा रहे हैं बात। तो सेक्शन 133 के अंदर क्या लिखा है सर, ऐसा जो आप कह रहे हैं इसको याद करना है। देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रेस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग और एनी एज रिकमेंडेड बाय
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। देखिए क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो क्या करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, इसका क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो वो कब से बना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, सीएमए एक्ट वगैरह वगैरह, ये सारे जो वो आपको सीएस एक्ट इनका तो याद रखनी है। इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये इन्होंने बताया एस को किस तरीके से बनेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि ये कोई भी बॉडी बना सकता है। अभी के लिए क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत जो बॉडी बना रखी है, उसके सेक्शन 3 के अंदर जो बॉडी बना रखी है, मतलब जो सी इंस्टीट्यूट बना रखी है, वो क्या करेगी, बनाएगी और फिर वो क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, किसको करेगी, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिकमेंड करेगी। और जब तक एनएफआरए नहीं बना है तब तक उन्होंने प्रोवाइडेड एक प्रोवाइजो भी दिया। प्रोवाइजो क्या होता है, अगर कोई सेक्शन लिखा है और उसके अगेंस्ट में कुछ लिखना है या फिर उसके बारे में और कुछ लिखना है, तो उस केस के अंदर मतलब एक तरीके से जैसे उसकी कुछ कंडीशन के खिलाफ में है कि भाई एनएफआरए होना चाहिए, लेकिन अभी एनएफआरए नहीं बना, उसके लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्रोवाइडेड दे के लिखा, एक प्रोवाइजो लिखा, अंटिल एनएफआरए जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो अंडर सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये भी याद रखिएगा, एनएफआरए जो है वो कहाँ होगी, सेक्शन 132 में कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बारे में रिकमेंडेड बाय द आईसीआई कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन, ये सेम लाइन लिखिए, लेकिन यहाँ पर बॉडी जो है वो चेंज कर रखी है, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 210A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ये पुरानी वाली जो बॉडी, उन्होंने कहा जब तक एनएफआरए बन नहीं जाते तब तक आपकी पुरानी जो बॉडी थी, जिसे नकास कहा जाता था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको क्या कहा जाता था, इसको प्यार से नकास कहा जाता है और इसको प्यार से एनएफआरए कहा जाता है। तो ये सारी चीजें है, ये 133 आपको याद होना चाहिए। देखिए अब इसके अंदर समझाने लायक कम चीजें, क्यों समझाने लायक तो एक्चुअली एस है, लेकिन एस से आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं, उसके नंबर से रिलेटेड आएंगे। तो अब नंबर से रिलेटेड उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, तो वो सारी चीजें तो आपको याद करनी होगी। अब सेक्शन नंबर जो है वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जाता है। बहुत सीधी सी बात है, अपन ने पहले भी कहा था कि जैसे एक आदमी है जो मेरी कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, आपकी कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो सोच रहा है कि किस में इन्वेस्ट करूं, मेरी वाली कंपनी में करूं या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। तो उसे क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना होगा। अब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा करके वो डिसीजन ले रहा है कि यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आपको नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ रियलाइबिलिटी होनी चाहिए, कुछ भरोसे लायक होना चाहिए। हो सकता है कि मैं कुछ अकाउंटिंग के अंदर ऐसे जुगाड़ कर लूँ, हो सकता है मैं अकाउंटिंग के अंदर ऐसे जुगाड़ करूं कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट शो हो रहा है, जबकि एक्चुअल में प्रॉफिट है ही नहीं। सर ऐसा कैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके मान लीजिए कोई एस नहीं, तो मैंने बैठे बैठे मेरा प्रॉफिट जो वो मान लीजिए 1 करोड़ शो हो रहा था, और आपका प्रॉफिट जो वो 2 करोड़, जेन्युइन आपका 2 करोड़ है, मेरा 1 करोड़ है, बराबर पैसा लगा रखा है। हर इन्वेस्टर जो आपके पास आना चाहिए, सही तरीका तो ये। लेकिन मुझे अकाउंटिंग का ज्यादा पता था, इस वजह से मैंने क्या किया, एसेट रिवैल्यू की, जो एसेट मेरी 5 करोड़ की थी उसको रिवैल्यू करके मैंने 9 करोड़ कर दिया, तो ये 4 करोड़ वैल्यूएशन बढ़ा। अगर कोई एस नहीं है तो उस केस के अंदर ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये पीएनएल के अंदर गया और मेरा प्रॉफिट 1 से 5 और जोड़ दिए तो, सॉरी 4 और जोड़ दिए तो 5 करोड़ हो गया। या फिर मैंने कुछ गुड्स परचेज किए, तो मैंने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मान लीजिए मैंने उसी क्रेडिटर का भाई 5 करोड़ का गुड्स खरीद रहे हैं, लेकिन मैं तो उससे खरीदूंगा 7 करोड़ पे। उसने कहा कि क्यों यार 5 करोड़ का 7 करोड़ पे खरीदोगे, वैसे मेरे को तो फायदा ही है, लेकिन खरीद ऐसा कर क्यों रहे। उन्होंने कहा देखो मैं खरीदूंगा 7 करोड़ पे, लेकिन दूंगा 5 करोड़ ही। उन्होंने कहा मतलब, उसने कहा कि 2 करोड़ का मैं कैश डिस्काउंट लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो 5 करोड़ आने चाहिए। मैंने किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5 करोड़, ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉरी 7 करोड़, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 7 करोड़। फिर मैंने किया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 7 करोड़ टू कैश 5 करोड़ टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2 करोड़।
2 करोड़ का मुनाफा मेरे P&L के अंदर आया और ये अल्टीमेटली मेरी जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर दिया। तो अकाउंटिंग में से तो बहुत सारे जुगाड़ हो सकते हैं, बहुत सारे जुगाड़। मेरी बैलेंस शीट के अंदर मान लीजिए असेट कम पड़ रही है, तो उस केस के अंदर मैंने क्या किया, मेरी सब्सिडरी कंपनी को 30 मार्च को मैंने क्या किया, उसको लोन दिया। मेरी बुक के अंदर एडवांसेज नाम की असेट आ गई, क्लियर है। और फिर वापस 2 अप्रैल को मैंने वापस लोन जो उससे वापस ले लिया और रीपे कर लिया। बस पोजिशनल स्टेटमेंट है, एक दिन के लिए शो करना, एक दिन के लिए मैंने शो करवा दिया। समझ पा रहे बात? तो दोनों चीजें, एक तो कंपैरिजन के लिए और एक कुछ स्टैंडर्ड जो वो सेट हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो 100% श्योर रूल ही बना दे। समझिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि 100% श्योर रूल भी नहीं बना सकते। सर क्यों 100% श्योर रूल क्यों नहीं? जैसे उन्होंने कह दिया कि आज से सारे के सारे जो फीफो मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन समझिएगा क्या सारी इंडस्ट्रीज एक जैसी है क्या? नहीं। तो कैसे सर, ये क्या बात है? हर जगह जो है वो जितना नया माल होगा, जितना नया गुड्स होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हाँ सर, यही होता है जनरली कि सब्जी लेने जाएंगे तो कहेंगे ताज़ी सब्जी दो। हर जगह जो भी चीज़ें लाने जाएंगे, मैं अगर मेडिकल स्टोर में टेबलेट भी लेने जाएंगे तो कि एक्सपायर मत दो, ताज़ी जो अभी नई आई है वो दो ताकि ज़्यादा दिन चल सके। कोलगेट लेने जाएंगे तो कहेंगे कि भाई नया वाला दो, नया जो आया वो दो। सारी चीज़ों में यही चलता है। लेकिन टिकाने वाले के मामले के अंदर, अगर पीने वाले के मामले में बात करें, अगर शराब वाले में, तो उस केस के अंदर पुराना जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। 12 ईयर ओल्ड, 24 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड, जितना पुराना उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो क्या जिनके अंदर नए की वैल्यू और जिसमें पुराने की वैल्यू ज़्यादा है, क्या उन दोनों के लिए एक ही तरीके का फॉर्मेट बनाना सही है क्या? नहीं। तो ये जो वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते हैं कि भाई इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा इस तरीके से हो सकता है। तो वो ऐसा नहीं कह देंगे FIFO ही होगा या फिर एवरेज कॉस्ट ही लो या LIFO ही लो, नहीं। वो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, फिर जैसा इंडस्ट्री को जैसा सूटेबल वैसा वो उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करे। जैसे डेप्रिसिएशन के लिए उन्होंने कहा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको धीरे 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 अमोर्टाइज करो। लेकिन वो ये नहीं कह देते हैं कि SLM ही फॉलो करो, क्योंकि कुछ एसेट है जिसके अंदर हर साल जो वैल्यू बराबर बराबर गिरती है। कुछ के अंदर कितने घंटे, जैसे कोई मशीन है जो उसने लिख रखा है कि 1 लाख घंटे जो वो चलेगी, तो उस केस के अंदर मान लीजिए पहले साल के अंदर सिर्फ 5,000 ही घंटे चले, तो क्या पहले साल में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगाना सही है क्या? नहीं। लेकिन कार खरीदी है तो उसके अंदर खरीदते से ही क्या होता है, उसकी वैल्यू जो उसमें कमी आती है, तो वहाँ पर WD वगैरह लगाना ज़्यादा फायदेमंद है, कहीं SLM लगाना ज़्यादा फायदेमंद। तो ये क्या करता है, अकाउंटिंग पॉलिसी बनाता है, मतलब कि फॉर्मेट बताता है, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन जो अवेलेबल रखता है। समझ पा रहे हो? हालांकि कई जगह कुछ रोक भी लगा रखे, जैसे S2 में LIFO पे रोक लगा रखी, वो कुछ कारणों से लगाते हैं। बाकी नॉर्मली एस जो वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ डील करते हैं। सर ये आप एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, इसका मतलब क्या? देखिए, एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब क्या हुआ, रूल। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी साल राइट ऑफ करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर धीरे 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 राइट ऑफ करो, ये तो हो गया रूल। लेकिन इस रूल को फॉलो करने के लिए कुछ होते मेथड की जरूरत होती है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को धीरे 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 राइट ऑफ करो, तो उसके लिए कुछ मेथड की जरूरत है। जैसे SLM हो गया, WD हो गया, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो गया। ये जो है ये क्या मेथड, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब क्या बनती है, अकाउंटिंग पॉलिसी। सबसे लास्ट में हम जब वापस एक बार थ्योरी देखेंगे तब आपको ये वापस और अच्छे से समझा पाएंगे। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी, उनके अंदर कंपैरिजन जो है वो हो सके, और प्रोवाइड ए सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वैल्यूएशन नॉर्म्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इसके अलावा वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, डिस्क्लोजर क्या क्या होगा, उसका सेट जो वो दे सके। ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूसेस द accounting alternative in preparation of financial statement within the bound of rationality, thereby ensure comparability of financial statement of different enterprise। कि वो एक सेट के अंदर जो वो क्या करता है, बहुत सारे ऑप्शन से कुछ ऑप्शन पे आ जाता है ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपैरिजन हो सके। बेनिफिट क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? सबसे पहले तो पहला जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अगर वो नहीं लिखते हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस तरीके से लिखा जाएगा और उसको धीरे धीरे राइट ऑफ किया जाएगा, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उसका कुछ पार्ट जो वो लिखा जाएगा,
उसके लिए इसमें से कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकते हो, SLM WD वगैरह। तो वहां पर वो क्या आ गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। इससे कंपेरेबिलिटी भी होगी, और उसके अलावा एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आती है, जैसे इन्वेस्टर जो है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे। समझिएगा आप, यूँ समझिए कि अकाउंटिंग जो है वो उसका एक बार मेन देखे ना कि सबसे मेन जो वो क्या काम क्या है, तो आपको सारा समझ आ जाएगा। पहले अकाउंटिंग का काम समझिए। मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे 3 कंपनियां मेरे पास, टाटा है, L&T है और रिलायंस है। मुझे इन 3 कंपनियों में से किसी एक कंपनी के शेयर खरीदने हैं। मुझे इन 3 कंपनियों में से एक कंपनी के शेयर खरीद। देखिए मैं जो ये बातें बता रहा हूँ ये थ्योरेटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आप कुछ अलग देखेंगे। अगर कोई शेयर मार्केट के अंदर काम करता होगा तो वो टिप पे काम करते हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअल प्राइस जो उसके हिसाब से बताता हूँ किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जो ये टिप के हिसाब से करते हैं ना, वो फिर अल्टीमेटली नुकसान वही खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन तीनों में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे पता करूँ कि रिलायंस में ज़्यादा फायदेमंद है, L&T में ज़्यादा फायदेमंद है, या टाटा में ज़्यादा फायदेमंद है। सर मुझे तो फिर आपको क्या करना होगा, उन तीनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो अकाउंटिंग जो वो पढ़नी होगी। मतलब उन्होंने जो जो इस साल काम किया वो सारा सारा आपको क्या करना होगा, पता करना होगा। ठीक है, मैंने पता किया और उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आया। लेकिन अगर वो भरोसेमंद नहीं है या इन तीनों में मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, तो उस केस के अंदर क्या मैं उनको देख के इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्या मैं रिलायंस के देख के ये कह सकता हूँ रिलायंस जो वो, इन तीनों के देख के मैंने कहा कि रिलायंस जो वो ज़्यादा सही है या टाटा जो वो ज़्यादा सही है? अगर वो तीनों एक ही तरीके से अकाउंटिंग नहीं किए तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इनमें कंपैरिजन कर सकता हूँ? नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए ही अल्टीमेटली जो उन्होंने क्या किया, एज जो बनाए गए। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन तो ये सीधा सा बात है, डिफिकल्टी इन मेकिंग चॉइस बिटवीन द डिफरेंट ट्रीटमेंट। कि भाई जैसे फीफो लगाए, लिफो लगाए, सिंपल एवरेज लगाए, वेटेड एवरेज लगाए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है। और रेस्ट्रिक्ट स्कोप अगेंस्ट स्टेचू, मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको तो अगर एस और स्टेचू के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उस केस के अंदर जीतेगा कौन? स्टेचू। मतलब जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा कि फीफो मेथड जो वो अलाउड नहीं है, एस जो उसने लिखा कि फीफो मेथड अलाउड है। सर किसकी बात माने, दोनों लड़ लिए। उस केस के अंदर कानून जो है वो सबसे ऊपर है। कानून और एस की लड़ाई में हमेशा क्या होगा, कानून जो है वो जीतेगा। क्लियर? तो इस वजह से कानून जो उसका क्या करता है, कई बार स्कोप कम भी करता है, कई बार एस के स्कोप जो बढ़ा भी देता है, दोनों चीजें होती है। लेकिन लिमिटेशन के अंदर एक लिमिटेशन लिखी जाती है। ये है लिस्ट ऑफ एस, जो कि आपको अच्छे से याद करनी है। काफी सारी तो लगभग आपको याद होगी। ए सेट जो है वो विड्रॉ हो चुका है। देखिए याद करने का भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप ऐसा नहीं करें कि एक दिन के अंदर बैठ के सारे के सारे याद करें, नहीं। इस लिस्ट को लेके एक हफ्ते तक डेली सुबह 5 मिनट के अंदर आराम से पढ़ लीजिए। बस इसको नॉर्मल जैसे पढ़ते हैं ना वैसे पढ़िए, ताकि आप एक बार इनको फेमिलियर हो जाओगे। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर अगर आप याद करने बैठोगे तो बहुत आसानी से याद होंगे। कुछ चीज़ें ही है याद करने के लिए, रेशियो, एस के नंबर और इंडेस के नंबर, ये तो 3 चीज़ें आपको, और ऐसे के नंबर, ये 4 चीज़ें आपको याद करनी है मैनुअली। तो इन चारों को एक बार क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, और फिर इनको धीरे धीरे कंटिन्यूसली 6-7 दिन रिवाइज कीजिए, ताकि थोड़ा दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। फिर आप इसको कभी भी बैठ के याद कर सकते हो। और कंपनीज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शन जो है वो आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखिए समझिएगा, अपने यहाँ पर क्या था और बाहर की क्या सिस्टम था, तो ये समझने के लिए आप एक बार टैक्स सिस्टम को देखिए। अगर इंडिया में देखोगे तो आपको टैक्स सिस्टम कैसा होगा, रिग्रेसिव नेचर का, सॉरी प्रोग्रेसिव नेचर का जो वो आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो देखो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव दोनों तरीके के हैं अपने यहाँ पर टैक्स। इनकम टैक्स जो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब क्या, जैसे जैसे जिसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसका टैक्स जो वो अमाउंट बढ़ता जाएगा। मतलब कि 5 लाख तक अगर रेट कम है
तो फिर 5 से 10 तक उसकी रेट थोड़ी बढ़ेगी, 10 से फिर उसकी रेट जो और बढ़ेगी। तो ये क्या प्रोग्रेसिव। वहीं पर आप इनकम टैक्स में देखोगे तो वो रिग्रेसिव नेचर है। वहां पर जैसे कैलकुलेटर पर 18% है तो 18% है, फिर आगे वाला आदमी चाहे उसके पास पैसा कम है चाहे उसके पास पैसा ज्यादा है, हर किसी पे 18% लगेगा। समझ पा रहे हैं? तो सर इससे क्या हुआ, तो देखिए ये जो इंडिया में जैसा टैक्स सिस्टम है, अब इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स बनाया हमने, भारत सरकार ने। अब उसके बाद में किसान चले गए कि सर हमारे ऊपर टैक्स मत लगाओ, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा। होटल वाले चले गए कि सर हम रूरल एरिया के अंदर होटल चला रहे हैं, हमें कुछ छूट दी जाए, ठीक है दिया गया। हॉस्पिटल वाले चले गए कि सर हम तो लोगों का इलाज कर रहे हैं, हमें कुछ छूट देनी चाहिए, तो उनको कुछ छूट दी। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सारा सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ, और इस तरीके से इनकम सिस्टम इनकम जो इनकम टैक्स इंडिया का कॉम्प्लेक्स हुआ कि भाई ये चीज़ है तो ये छूट, ये चीज़ है तो ये छूट। लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्री उनके अंदर क्या है, फ्लैट रेट सिस्टम, कि आप जितना कमाते हैं उसका 30% मान लीजिए सरकार को देना। अब चाहे आप 1 रुपया कमाते हैं, चाहे 1000 कमाते हैं, चाहे 1 करोड़ कमाते हैं, चाहे 2 करोड़ कमाते हैं, तो ये हो गया फ्लैट रेट सिस्टम। तो ये समझ पा रहे हैं बात। तो वहां का क्या होगा, इनकम टैक्स जो वो आसान होगा, वहां का इनकम टैक्स आसान होगा, और इंडिया का इनकम टैक्स जो वो मुश्किल होगा। अब सेम जो है यहाँ पर समझिएगा, सही तरीका तो क्या है कि फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो वो सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी जानी चाहिए, सही तरीके से उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात? जैसे अगर मैंने कोई लैंड खरीदी है जिसकी वैल्यू अगर ईयर एंड पे बढ़ी है, तो सही तरीका तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बढ़ी हुई वैल्यू जो वो शो होनी चाहिए। मैंने 5 करोड़ में खरीदी और मान लीजिए ईयर एंड पे वो 7 करोड़ की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 7 करोड़ दिखनी चाहिए, सही तरीका तो ये। समझ पा रहे हो? लेकिन इंडिया में ये चीजें अलाउ नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ये 5 करोड़ से 7 करोड़ में होती है, 2 करोड़ का आपका मुनाफा है, एक्चुअल मुनाफा जो आपके एक्चुअल पीएनएल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रिवॉल्यूशन रिजर्व में ट्रांसफर करवाते हैं। क्यों? उसके कई कारण है, ऐसी बहुत सारी जगह, जैसे AS11 के अंदर देखोगे आप, फॉरेक्स के अंदर कि लॉस होता है जैसे लॉन्ग टर्म मॉनेटरी एसेट पे, तो वो पीएनएल में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, पीएनएल में न जाके उसका एक रिजर्व, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस रिजर्व करके एक रिजर्व जो वो FCTDMIR ऐसा कुछ जो है वो रिजर्व जो वो क्रिएट करवाते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल जो फेयर है, फेयर तरीका, उससे अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं। और ये डाइल्यूशन धीरे धीरे क्या हुआ, IFRS जो इंटरनेशनली चलते हैं, जैसे IFRS जो वो हर दुनिया के हर जगह पे जो चलते हैं इंटरनेशनली, वहाँ और इंडिया के अंदर जो एज चलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, पहले ये साथ में थे, लेकिन धीरे 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 ये गैप बढ़ने लगा। अब अगर कोई बाहर का इन्वेस्टर, मान लीजिए कोई समझिए कि ब्रिटेन का कोई इन्वेस्टर है, तो अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करे, तो उस केस के अंदर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि वो IFRS फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए। क्लियर है? और इंडिया वाले जो इन एस फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी अकाउंटिंग जो वो सही से समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कुछ अलग तरीके से अकाउंटिंग की है, जो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल है उस तरीके से नहीं की गई है। क्लियर है? इस वजह से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट जो वो धीरे धीरे कम होगा। समझ पा रहे हो भाई? कोई भी अगर जैसे आप कहीं पे पैसा लगाओगे, तो आप कम से कम उस बिजनेस के बारे में अच्छे से जानना तो चाहोगे। अब बिजनेस के बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको अकाउंटिंग देखनी होगी उनके, और अकाउंटिंग उन्होंने अलग ही तरीके से की, तो उस केस के अंदर क्या आप वहाँ इन्वेस्ट कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे। या फिर आपको अपनी अलग से रिसर्च करवानी होगी, तब आप जाके इन्वेस्ट कर पाओ। अब हर छोटा इन्वेस्टर तो रिसर्च करवा नहीं सकता, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो अलग तरीके से बन रहे थे, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो सबने कहा कि भाई, दुनिया ने कहा कि भाई आप भी इधर आ जाओ, IFRS पे आ जाओ। तो अपन ने कहा कि जोश में आके 2006 के अंदर अपन ने कहा हम भी जाएंगे IFRS पे, हम भी जाएंगे IFRS पे। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि IFRS पे एकदम से जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एकदम सच्चाई पे जाना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, इंडेस। इंडेस क्या है कि जो IFRS और एस, इन दोनों के बीच का रास्ता है, मतलब कि ना IFRS है पूरा, ना पूरा एस है, तो बीच का रास्ता उन्होंने निकाला, इंडेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI इन कंसल्टेशन विथ नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मिलके जो है ये दोनों कहाँ देते हैं, ये रिकमेंडेशन भेजते हैं किसके पास, MCA के पास। MCA मतलब
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके पास, और फिर जो वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको क्या करती है, अप्रूव करती है, और इंडेस जो वो एप्लीकेबल होती है। देखिए हमने शुरुआत की थी 2006 के अंदर, हमने कहा था कि हम IFRS पे जाएंगे, लेकिन फिर 2011 के अंदर हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम क्या कर लेंगे, इंडेस जो वो फॉलो करेंगे। 2014 के अंदर बजट स्पीच के अंदर अरुण जेटली जी ने कहा भी था कि हम जो है वो जल्द इसके ऊपर जाएंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है एज इश्यूड ए कंपनीज रूल्स 2015 नोटिफाइड जो किए गए थे 5/16 2015, और उसके बाद में इम्प्लीमेंट कर दिए गए इंडेस को। वॉलंटरी बेसिस पे किए गए 1 अप्रैल 2015 को, और मैंडेटरी बेसिस पे किए 1 अप्रैल 2016 को। समझने लायक चीजें है नहीं, याद करना है आपको। IFRS के बारे में कुछ जान लीजिए। जून 1973 के अंदर लंदन के अंदर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनेगी IASC, जो करती थी IAS इश्यू, जिसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडिया में ये जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर 1 अप्रैल 2001 को क्या किया गया, इसी को, ये जो थी ना, इसी को क्या किया गया, चेंज करके क्या नाम कर दिया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और उन्होंने जो इश्यू किया उनका नाम रखा गया IFRS। IFRS का मतलब क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और इनका इंटरप्रिटेशन जो IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी है वो इशू करती है, और इनका इंटरप्रिटेशन IAS का इंटरप्रिटेशन जो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी SIC जो है वो इशू करती है। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये देखिए, ये हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी, और इससे एनहेंस होगा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कंपेरेबिलिटी कहाँ से बढ़ेगी, इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किसी और कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन जो वो बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं बात, हाँ जी सर। और ये है आपके इंडेस के नाम, जो आपको अच्छे से ये भी याद करने हैं। अब इसके अंदर याद करने हैं तो करने हैं। देखिए अगर आप कभी बैठेंगे सोचेंगे तो आपको ये चीज जरूर सोचे होगी आपने कि यार, मतलब कुछ स्टूडेंट जो वो एवरेज स्टूडेंट होके भी जो जॉब है वो ले लेते हैं, या जैसे कोई और डिग्री है वो क्लियर कर लेते हैं, कुछ भी जैसे नेट वगैरह का एग्जाम दिया वो क्लियर कर लिया, या CA वो क्लियर कर लिया, और कुछ जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए माफ कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो, पहली बात तो सच्चाई इस वजह से कहीं को कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। जो स्टूडेंट ये सोच के बैठे हैं ना कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ ये रहेगी या वो रहेगी, ये सारी चीजें करने वाले एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, 100% एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे। OBC में कितनी रहेगी, जनरल में कितनी रहेगी, जनरल में वुमेन में कितनी रहेगी, ये एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे। एग्जाम क्लियर कौन करेंगे, एग्जाम क्लियर वो करेंगे जो कट ऑफ के बारे में सोचेंगे ही नहीं, जो अपना बेस्ट जितना दे सकते हैं ना उतना देंगे। मेरे लिए 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना ला सकता हूँ, बस इसी एक टारगेट के साथ जो चलेंगे ना वो तो करेंगे एग्जाम क्लियर। और जो ये सोचेंगे कि कट ऑफ ये रहेगी, कट ऑफ वो रहेगी, सर एक्सपेक्टेड क्या रहेगी, एग्जाम पेपर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो नहीं समझेंगे। और क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, ये क्या कारण है कि भाई जो फॉर्म है वो लाख भरे जाते हैं, 300 स्टूडेंट जो पास करने, अगर ऐसी कंपटीशन के अंदर तो होना चाहिए 200 में से जो 199 या 198 पे कट ऑफ रहनी चाहिए। फिर क्या कारण होता है कि वापस से कट ऑफ तो फिर भी वही रहती है 300-400। ऐसा क्या कारण होता है, जैसे 6000 फॉर्म भरे गए या 10,000 फॉर्म भरे गए, और फिर उसमें से 11 पोस्ट लेनी है, तो कितना भयंकर कंपटीशन होना चाहिए। तब तो 200 में से कम 190 तक के तो रहनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता है, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है इसमें से 99% जो है वो बेवकूफ़ है, उनका कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। अगर कोई लेक्चर जो है जिसके अंदर कुछ पढ़ाया जाता है, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर जो व्यूज कम आएंगे, लेकिन व्यूज किसके ऊपर ज्यादा आएंगे, कट ऑफ
जॉब एनालिसिस, इन सब चीज़ों के ऊपर व्यूज ज़्यादा आते हैं और वो बनाने पड़ते हैं। भाई हमें पता है कि इससे स्टूडेंट का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, हाँ कुछ एक को थोड़ा बहुत मोटिवेशन जरूर मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट की लाइफ के अंदर ये जो है वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं देगा। फायदेमंद जो है वो ये क्लासेस देगी। चाहे तो हम कल से शुरू कर सकते हैं और हमें करना पड़ेगा इस कंपटीशन के अंदर, अगर हमें रहना है तो हमें तो शुरू करना पड़ेगा। लेकिन समझदार वो है जो इन चीज़ों को इग्नोर करेगा। कौन सी चीज़ों को? जैसे एमसीक्यू सीरीज। अब मैं 2 घंटे के अंदर आपको 50 एमसीक्यू करवा रहा हूँ और उसके लिए मैं सारी चीज़ें ये होगा ये होगा, क्या मतलब उसका? अल्टीमेटली उससे स्टूडेंट कोई भी क्लियर नहीं होगा। जो एमसीक्यू बेस्ड स्टडी कर रहे हैं ना, कि एमसीक्यू देख रहे हैं कहीं पे, पूरा पूरा लेक्चर देख रहे हैं, कल को हम भी अपलोड करेंगे। जाहिर सी बात है, मैं भी कह रहा हूँ कि हम भी अपलोड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कंपटीशन है, जहाँ स्टूडेंट जा रहा है वहाँ हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो डिमांड कर रहा है। लेकिन उससे आपके रिजल्ट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। रिजल्ट का इंप्रूवमेंट यहाँ से आएगा अगर ये जैसे आपने ये इसके नंबर और ये याद किए और ये सारी चीज़ें याद की, तो यकीन मानिए कि आपने इस कितना टाइम हुआ, लगभग 45 मिनट या 50 मिनट की क्लास है। इस 45-50 मिनट की क्लास के अंदर आप 800-900 एमसीक्यू इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं और उनका आंसर आप अच्छे से कर सकते हो, सिर्फ आपने ये 5-6 पेज जो वो अच्छे से याद किए थे। अब ये आपके ऊपर है। देखिए, समझदारी आपको खुद से करनी होगी, क्योंकि अभी जो है आप बिल्कुल उस एज के अंदर नहीं है, छोटी एज के अंदर नहीं है कि सारी सारी चीज़ें आपको समझाई जाए। कुछ चीज़ें आप खुद से समझिए, ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि टाइम जो है वो सबके लिए उतना ही है। 24 घंटे, किसी के पास भी 25 घंटे नहीं है, किसी के पास भी। इन्हीं 24 घंटे के अंदर कुछ लोग एग्जाम क्लियर करेंगे, कुछ लोग एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे। करने वाले और नहीं करने वालों में बिल्कुल माइनस सा फर्क रहेगा। अगर आप देखिए, और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तो आपके जीवन के अंदर कुछ पढ़ ले आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जो एग्जाम क्लियर करेंगे, जो है सही तरीके से सही टाइम पे जो सही काम करते हैं, बस उनके अंदर ये होता है कि उनके अंदर एक चीज़ उनको मिलती है, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। क्योंकि कोई भी आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास आज़ादी नहीं होगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो भी आपका जीवन चलेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस ये है कि फिर आपकी इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आपको किसी और के कहने पे काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं तो मेरे खुद के कहने पे, खुद की इच्छा के अनुसार काम करूं, तो फिर उस केस के अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप इस जॉब के ऊपर ही अटक के रहें, लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं ये जॉब दूंगा, एग्जाम दूंगा, तो उस केस के अंदर ये एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। फिर उस केस के अंदर एग्जाम क्लियर होना चाहिए, आपको प्रूव करना होगा। फिर आप देखिए, जरूरी नहीं है कि सारों ने जिन्होंने जॉब ज्वाइन किया वो सारे के सारे पूरे जीवन भर जॉब उन्होंने किया भी हो। ये सिर्फ, अगर जॉब ना करके आगे कल को बिजनेस भी करोगे ना, तो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना, आपके आसपास वाले दुकान जो भी शॉपकीपर होंगे, आप कॉन्फिडेंस से आप अपना बिजनेस बढ़ा लोगे। क्यों? क्योंकि अंदर से आप खुद मोटिवेटेड हो, आपको पता है कि मैं जो करता हूँ वो अच्छे से करता हूँ और मैं उसको क्लियर करता हूँ। तो ये सारी चीजें जो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगी। जो जैसे कई स्टूडेंट है जिनको कुछ नेगेटिविटी ही देखनी है तो वो नेगेटिविटी ही देखेंगे, किसी को पॉजिटिविटी ही देखनी है तो वो पॉजिटिविटी ही देखेंगे। तो टाइम जो कम है, आप ये मान के चलिए कि 15 अप्रैल आपका एग्जाम का डेट है, मान के चलिए, और उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन कीजिए, जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से कीजिए। राजस्थान जीके ऐड हुआ तो वो किसी एक के लिए नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको बुला के कहा गया कि इधर आ, तो तुमसे हम ना राजस्थान जीके पूछेंगे, बाकी वालों से नहीं पूछेंगे। हर किसी के लिए हुआ, और उन्हीं में से स्टूडेंट जो क्लियर करेंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स में से जो क्लियर करेंगे। अब ये है कि इसको आपने किस तरीके से ट्रीट किया है, ये जो अमेंडमेंट आया, ये जो चेंज आया, ये इसको आपने किस तरीके से ट्रीट किया। भाई दोनों तरीके थे। जाहिर सी बात है, राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बिल्कुल मुश्किल हुई होगी, 100% मुश्किल होगी, ये सही बात है, क्योंकि उनके लिए राजस्थान का बारे में पढ़ना मुश्किल है। लेकिन जो राजस्थान से, वो भी उतना ही रो रहे हैं कि सर राजस्थान जी के ऐड कर दिए, राजस्थान जी के ऐड कर दिए। अगर सही से बैठेंगे ना, जो बुक्स संदीप सर ने जो सजेस्ट की, उनको अगर एक बार आप देखोगे अच्छे से, सिर्फ उसकी रीडिंग पर मार लोगे, और फिर उसको करंट के साथ, अगर कोई भी जो करंट की बुक आती है उसके हिसाब से आपने क्या कर लिया, एक बार प्रिपेयर कर लिया, कौन सा वहाँ आपको 100 में से 100 लेके आने हैं? क्यों परफेक्ट बनने की कोशिश करो? जितना आप बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर कीजिए, बस जितने आप अच्छे कर सकते हो।
ये टाइम है आपके पास, इस टाइम में जितना बेहतर कर सकते हो, सिर्फ एक ही टारगेट रखिए, ये टाइम है, इस टाइम को कितना बेहतर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस टारगेट के साथ चलिए। आप आराम से क्लियर करेंगे, सब कुछ सही होगा। और इस टाइम को अगर इसमें यूज करोगे कि ये क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, इन चिंताओं में करेंगे तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा और अल्टीमेटली नुकसान में रहोगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय बहुत कीमती है, इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, खुश रहते हुए पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नंबर है वो याद कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर और कोई ऑप्शन है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।